हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 में हमारी यूनिट चल रही है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इंटीग्रेशन, जिसका आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ कॉची रेसिड्यू थ्योरम, जो कि इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है। तो मतलब आज हमारा यूनिट नंबर 5 जो कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इंटीग्रेशन है, इसका आज हमारा लास्ट लेक्चर है। आज यहां पर यह यूनिट कंप्लीट हो जाएगी और ये यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का जो हमारा सिलेबस है वो भी आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो यानी कि आज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का लास्ट लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ेंगे कॉची एप्लीकेशन ऑफ कॉची रेसिड्यू थ्योरम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। और सबसे पहले बात करते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ कॉची रेसिड्यू थ्योरम में हमें पढ़ना क्या है, कॉची रेसिड्यू थ्योरम की एप्लीकेशन एक्चुअल में है क्या। तो देखिए, हम यहां पर पढ़ेंगे कि जो हमारे रियल इंटीग्रेशन होते हैं, क्या होते हैं, रियल इंटीग्रेशन। आप जानते हैं कि कॉची रेसिड्यू थ्योरम को हम यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में किया था। इससे पहले जो हमारा लास्ट लेक्चर हुआ है उसमें हमने कॉची रेसिड्यू थ्योरम पढ़ी थी और उसके ऊपर बेस्ड काफी सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। आज हमें उसी की एप्लीकेशन पढ़ना है। और आप अच्छे जानते हैं कि कॉची रेसिड्यू थ्योरम को हम यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन यहां पर हम कॉची रेसिड्यू थ्योरम का यूज करेंगे रियल इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए। कौन से इंटीग्रेशन को? रियल इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। और किस टाइप के रियल इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, जरा ध्यान दीजिए। पहला टाइप तो ये रहा, इसमें क्या है, देखो ये रियल इंटीग्रेशन है, इसमें लिमिट है 0 से 2 पाई और यहां पर f cos थीटा sin थीटा। इसका मतलब ये है कि यहां पर कोई cos थीटा और sin थीटा का फंक्शन लिखा होगा, या तो केवल cos थीटा का होगा या केवल sin थीटा का होगा, या फिर cos और sin थीटा दोनों आ रहे होंगे, ऐसा फंक्शन यहां पर लिखा होगा। बात समझ में आ रही है? और ऐसे इंटीग्रेशन आपने क्लास 12 में पढ़े। आज जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उनमें से कुछ क्वेश्चंस आप लोग ऑलरेडी क्लास 12 में सॉल्व कर चुके होंगे, लेकिन वहां पर हमने अलग मेथड से सॉल्व किए थे। यहां पर हम कॉची रेसिड्यू थ्योरम की हेल्प से सॉल्व करेंगे। दूसरा टाइप इसमें ये है, ये दूसरा टाइप है इसका। देखो, अगर आप ध्यान दें, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप में कोई अंतर नहीं है। अगर आप इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको सिर्फ प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल का यूज करना है, क्योंकि आप जानते हैं यहां पर लिमिट 0 से 2 पाई है और यहां लिमिट 0 से पाई है। तो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जहां पर लिमिट 0 से 2a अगर होती है तो वो लिमिट 0 से अगर 2a है तो उसको हम 0 से a 2 टाइम्स ऑफ 0 से a में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन होती है, वो मैं आगे चल के सब बताऊंगा आपको। सिमिलरली जो थर्ड वाला है ये भी कैलकुलेट हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है, आपको सिर्फ ऐसे इंटीग्रल पढ़ने हैं जिनकी लिमिट 0 से 2 पाई हो। अगर ये दोनों आ जाए तो ये दोनों इसी से आ जाते हैं। मतलब आपको अगर इस फॉर्म का इंटीग्रल या इस फॉर्म का इंटीग्रल भी सॉल्व करना है ना, तब भी आप इसी को सॉल्व करेंगे, इसी से बाकी दोनों आ जाएंगे। चलिए अब आगे देखिए। तो वेयर f cos थीटा sin थीटा इज अ रेशनल फंक्शन, ये मैं आपको बता ही चुका। यहां पर ये जो f है ये sin थीटा cos थीटा का एक रेशनल फंक्शन है, मतलब इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में sin थीटा cos थीटा हो सकता है। आगे देखिए, सच इंटीग्रल कैन बी रिड्यूस। अब देखो बात ये आती है कि ये रियल इंटीग्रेशन है और हमें सॉल्व करना कॉची रेसिड्यू थ्योरम से। और आप ये भी जानते हैं कि कॉची रेसिड्यू थ्योरम का जो यूज करते हैं वो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में करते हैं। तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे रियल इंटीग्रेशन को कॉची रेसिड्यू थ्योरम की हेल्प से? तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले रियल इंटीग्रेशन को कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करेंगे। और जैसे ही हमारा रियल इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है, फिर हम रेसिड्यू थ्योरम को अप्लाई कर देंगे। क्योंकि आपने अगर लेक्चर नंबर 10 देखा है तो लेक्चर नंबर 10 में आपने देखा कि हम रेसिड्यू थ्योरम से कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर भी हम वही करेंगे। यानी कि आज के लेक्चर में हमें जो नया काम करना है वो ये करना है कि हम रियल इंटीग्रेशन को कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करेंगे। और जैसे हमारा रियल इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद हमें नया कुछ भी नहीं करना, हमें वही करना है जो हमने लास्ट लेक्चर में किया है। यानी कि हम सिर्फ रियल इंटीग्रेशन को कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद वही करेंगे जो हमने लास्ट लेक्चर में किया है। तो यानी कि यहां पर स्टार्टिंग में जो हमें काम करना है कि रियल इंटीग्रेशन को हमें कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना है, वही हमारे लिए नया है। तो अब हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि किसी भी रियल इंटीग्रेशन को कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं
कि कैसे आप रियल इंटीग्रेशन को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करेंगे। जरा ध्यान से सुनिए। देखो रियल में, देखो ये रियल है, आपको क्या करना होगा, देखो यहां पर डी थीटा आ रहा है, डी थीटा की जगह डी जेड लाना पड़ेगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन करना है ना। साइन थीटा कॉस थीटा को भी हमें हटाना पड़ेगा और इनकी जगह पर हमें जेड की टर्म्स लानी पड़ेगी, जेड की और आयोटा की। ये सब काम हमें करना है। लिमिट 0 से 2 पाई है, तो 0 से 2 पाई में एक पूरा रिवोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है, यानी कि हमारा यहां पर 0 से 2 पाई लिमिट की जगह क्लोज कर्व सी आ जाएगा, क्लोज कंटूर सी आ जाएगा। तो अब जरा स्टेप बाय स्टेप देखें कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, आप एक क्लोज कर्व मान लेंगे सी, क्योंकि हमें कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में क्लोज कर्व की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहां पर आप एक क्लोज कर्व मान लेंगे और जो क्लोज कर्व मानेंगे वो हमारा एक सर्कल होगा। क्या होगा, एक सर्कल। आप देख सकते हैं यहां पर एक सर्कल हमने लिया है। तो लेट मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 1 बी ए क्लोज कंटूर सी, एक क्लोज कंटूर सी है ना। तो ये एक सर्कल है जिसका सेंटर 0,0 पर है और जिसका रेडियस कितना है, 1 है। उसके बाद अब देखो आप क्या करेंगे, जो हमारे पास जेड होता है, जेड क्या है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है या कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको आप ई की पावर आयोटा थीटा पुट कर देंगे। क्योंकि मैंने आपको जब स्टार्टिंग में कॉम्प्लेक्स नंबर बताया था तब आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर या कॉम्प्लेक्स वेरिएबल 3 फॉर्म में हम लिख सकते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में, पोलर फॉर्म में और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो आप क्या करेंगे, जेड की जगह पर ई की पावर आयोटा थीटा, या ऐसा कह लीजिए ई की पावर आयोटा थीटा की जगह पर जेड पुट कर देंगे। अब यहां पर जरा आगे देखें इसके बाद करना क्या है। ये सब्स्टिट्यूशन तो आपने कर दिया, अब इसके बाद देखना एक्चुअल में ना तो यहां पर जेड है ना ई की पावर आयोटा थीटा है, तो करेंगे कहां ये सब्स्टिट्यूशन। तो जरा ध्यान से देखो क्या करना है। अब आप इसको डिफरेंशिएट करो। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो विद रेस्पेक्ट टू थीटा तो ये आएगा डी जेड अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा थीटा का करोगे तो आयोटा मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ई की पावर आयोटा थीटा आ जाएगा। यहां से आप डी जेड निकालोगे तो डी जेड डी थीटा उधर चला जाएगा, तो आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा एंड डी थीटा। उसके बाद ये ई की पावर आयोटा थीटा की जगह पर आप जेड पुट कर दीजिए। तो जैसे ही आप इसकी जगह पर जेड पुट करेंगे, अब जरा ध्यान से देखें, जैसे ही आप जेड पुट करेंगे तो आपके पास डी जेड कितना आ जाएगा, ये डी जेड आपके पास आ जाएगा आयोटा जेड और डी थीटा। यहां से डी थीटा निकाल लीजिए। तो जब आप यहां से डी थीटा निकालेंगे तो ये आएगा डी जेड अपॉन आयोटा जेड। और देखो पहला सब्स्टिट्यूशन हमें मिल गया। क्या करेंगे आप अपने रियल इंटीग्रेशन में डी थीटा के प्लेस पर डी थीटा अपॉन आयोटा जेड पुट कर देंगे। तो यानी कि जो डी थीटा जो रियल था अब ये कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो गया। तो एक काम तो हो गया हमारा, ये वाला हमने कन्वर्ट कर दिया। अब आगे देखते हैं, अब साइन और कॉस को और कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो अब आगे चलते हैं। देखिए स्टेप नंबर 2, अब आपको क्या करना है, इस साइन को और कॉस को हटाना है। तो यहां पर देखो जरा साइन को कैसे हटाएंगे। देखो साइन थीटा का फॉर्मूला आप सब लोग जानते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है ई की पावर आयोटा थीटा माइनस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। ये हमारा फॉर्मूला होता है। बहुत बार इस फॉर्मूले को पढ़ चुके हैं, बहुत बार इसको यूज भी कर चुके हैं, है ना। चलिए तो क्या करना, अब ई की पावर आयोटा थीटा, ई की पावर आयोटा थीटा की जगह आप जेड पुट कर सकते हैं। तो यहां पर जेड पुट करेंगे तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर ध्यान दीजिए, ये आ जाएगा आपके पास जेड माइनस जेड की पावर -1, क्योंकि यहां पावर माइनस में है, अपॉन में 2 आयोटा। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा जेड स्क्वायर -1 अपॉन 2 आयोटा जेड। ये मेरे पास आ जाएगी साइन थीटा की वैल्यू। देखिए देखो सिंपल है, कैसे आया ये, जेड -1, जेड इनवर्स को 1 अपॉन जेड लिख सकते हैं, अपॉन में 2 आयोटा है, यहां एलसीएम ले लेंगे तो ये जेड स्क्वायर -1 हो जाएगा और जेड नीचे चला जाएगा तो 2 आयोटा जेड आ जाएगा। यही मैंने लिखा है यहां पर। चलिए ये साइन थीटा की वैल्यू, इसका मतलब आप क्या करेंगे, डी थीटा के प्लेस पर तो ये पुट कर देंगे और साइन थीटा के प्लेस पर इसको पुट कर देंगे। अब बात करते हैं अगर कॉस थीटा होगा तो उसके प्लेस पे क्या पुट करेंगे, कॉस को भी देख लेते हैं। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए ना, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा थीटा प्लस ई की पावर माइनस में आयोटा थीटा एंड डिवाइडेड बाई 2। अब यहां पर जरा ध्यान देना, ई की पावर आयोटा थीटा की प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, जेड, और यहां पर लिख सकते हैं जेड इनवर्स।
डिवाइडेड बाई 2, सेम है। और इसको सिंप्लीफाई करके अगर आप लिखोगे तो ये आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2z। तो अब अगर ये सारे सब्स्टिट्यूशन आप कर देते हैं, है ना, आप साइन को, कॉस को और डी थीटा को, तीनों के सब्स्टिट्यूशन हमें मिल गए। डी थीटा के प्लेस में ये लिखना है, ठीक है ना, और साइन थीटा के प्लेस पर आपको जेड स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 आयोटा जेड लिखना है, और यहां पर जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 जेड लिखना है। और ये सब सारे सब्स्टिट्यूशन आप कर देंगे तो देखो आपका इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा इस फॉर्म में। यहां पर देखो ये क्या है, कॉस थीटा, पहले कॉस लिखा होगा इधर, हाँ कॉस है पहले, तो देखो कॉस की वैल्यू आ गई, कॉस ये रहा ना, जेड प्लस जेड इनवर्स अपॉन 2 ये रहा, और यहां पर ये आ गया डी जेड अपॉन आयोटा जेड। तो अब आप देख सकते हैं कि आपका जो रियल इंटीग्रेशन है, रियल वाला, ये कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो गया, यहां पर दिखाई दे रहा साफ साफ, किसमें कन्वर्ट हो गया, कॉम्प्लेक्स में। ये कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। अब अगर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन आ गया है और आपको इसको कॉची रेसिड्यू थ्योरम से सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप रीजन देखेंगे, रीजन क्या है। तो वेयर सी इज द यूनिट सर्कल, रीजन इसका क्या है, ये हमने पहले मान लिया था, मॉड जेड इक्वल टू 1। तो इस रीजन को आप प्लॉट कर लेंगे, और रीजन को प्लॉट करने के बाद अब यहां पर जो देखो ये एफ जेड है, इस एफ जेड का जो डिनोमिनेटर होगा उसको 0 पुट कर देंगे, जिससे हमें पोल मिलेंगे। क्या मिल जाएंगे, पोल। तो अब जरा ध्यान देना, इसके बाद क्या करना है, फाइंड पोल्स। कैसे मिलेंगे, इसका डिनोमिनेटर 0 पुट कर दो, पोल मिल जाएंगे। उसके बाद रेजिड्यू फाइंड करना है। रेजिड्यू, जो पोल इस सर्कल के अंदर आ रहे होंगे उन पोल पर आप रेजिड्यू कैलकुलेट करोगे, और जब रेजिड्यू आपके पास आ जाएगा तो आप कॉची रेजिड्यू थ्योरम को अप्लाई कर देंगे, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा रियल इंटीग्रेशन का। तो ये थे हमारे स्टेप, जिनको मैं क्वेश्चंस में अप्लाई करूंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखे हैं, ये देखो ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया, हालांकि इसको यूज करा अभी मैं मैंने, इस फॉर्मूले का भी हमने यूज करा है ना, और इसका भी हमने यूज करा, और क्वेश्चंस में भी करेंगे। इसके अलावा देखो, अब जैसा मैंने आपको बताया कि 3 टाइप के इंटीग्रल है, ये 3 टाइप के इंटीग्रल है, लेकिन आपको सॉल्व एक ही करना है, इसी से ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। मतलब आपको अगर इस फॉर्म का पूछा हो तब भी आप इसको सॉल्व करेंगे, आपको अगर ये फॉर्म पूछी हो तब भी आप इसको सॉल्व करेंगे, और लास्ट में जाके प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल की हेल्प से आप इनको सॉल्व कर देंगे। अब जरा यहां पर देखो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल है क्या, कौन कौन सी प्रॉपर्टी यहां पर लगेगी। पहली प्रॉपर्टी मैं यहां पर लिख रहा हूं, जरा ध्यान से देखें। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो, पहली प्रॉपर्टी मैं यहां लिख रहा हूं जो अप्लाई होगी, आपने क्लास 12th में भी और मैथमेटिक्स 2 में भी, मैथमेटिक्स 1 में भी बहुत बार मैं भी पढ़ा चुका हूं। पहली प्रॉपर्टी देखिए क्या होती है, अगर हमारे पास कोई इंटीग्रल है जिसकी लिमिट है 0 से 2a, फंक्शन है fx dx, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो 2 टाइम्स हो जाती है, लिमिट 0 से a हो जाती है। लिमिट देखो यहां 0 से 2a थी, आधी हो गई, हाफ हो गई, फंक्शन fx dx ही रहेगा। लेकिन ये कब होगा, इफ, कंडीशन क्या है, इफ f 2a माइनस x इज इक्वल टू fx आ जाए। अगर f 2a माइनस x की वैल्यू fx आ जाती है तो आपके पास जो इंटीग्रल है 0 से 2a fx dx वो 2 टाइम्स हो जाता है। अच्छा, ये वैल्यू 0 भी हो जाती है। 0 कब होती है, जरा ध्यान देना, ये वैल्यू 0 भी होती है। 0 कब होती है, इफ f 2a माइनस x इज इक्वल टू माइनस का fx आ जाए। तो इस प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है ना। चलिए अब देखो दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, दूसरी प्रॉपर्टी भी देख लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रेशन की, बहुत ज्यादा इनका यूज होता है। दूसरी देखिए क्या है, अगर हमारा इंटीग्रेशन माइनस ए से ए हो या माइनस पाई से पाई लिख लेता हूं। चलिए यहां पर माइनस पाई से पाई, इंटीग्रेशन क्या है, माइनस पाई से पाई fx dx, या ये माइनस ए से ए भी लिख सकते हो आप। तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन भी 2 टाइम्स हो जाता है, लिमिट हो जाती है 0 से पाई या 0 से a, ठीक है ना, 0 से a fx dx। लेकिन ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है इफ fx इज एन इवन फंक्शन। अगर ये इवन फंक्शन है तब ऐसा होता है। कैसे पता चलता है कोई फंक्शन इवन है या नहीं है, आप fx के प्लेस, fx में x के प्लेस पे माइनस x रख दो, अगर वो fx ही आ जाता है तो इवन है, और अगर माइनस fx आता है तो ऑड है। और इसकी वैल्यू भी 0 हो जाती है इफ fx इज एन ऑड फंक्शन।
कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन अगर है तो हमारे पास ये वैल्यू 0 हो जाती, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की, है ना। तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इन दोनों का यूज करेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं ना। अब यहां पर कुछ और फॉर्मूले हैं, मेथड देखिए आपको, क्योंकि रेजिड्यू निकालना है सभी क्वेश्चन में, तो रेजिड्यू निकालने के फॉर्मूले यहां पर लिखे हैं, और इनमें से जो जनरली यूज होंगे यहां पर, वो एक तो ये फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला ज्यादा यूज होगा, या कहीं पर ये भी यूज हो सकता है। इन दोनों फॉर्मूलों का यूज है, और इन दोनों को यूज करना आपको बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि लास्ट 2 लेक्चर से ये फॉर्मूले हम पढ़ रहे हैं, है ना। पिछले 2 लेक्चर के जितने भी क्वेश्चन थे वो इन्हीं फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड थे ज्यादातर। अब आगे देखें, अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, अब जरा यहां पर ध्यान से समझिए। यूजिंग कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन मेथड, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन मेथड का यूज करके हमको इसको इवेल्युएट करना है। ये हमारा इंटीग्रेशन है जिसको हमें क्या करना है, इवेल्युएट करना है। आप जरा ध्यान से देखें कैसे इवेल्युएट करेंगे। इंटीग्रेशन है 0 से पाई 1/5 + 4 cos थीटा डी थीटा, इसको मुझे इवेल्युएट करना है। आप जरा ध्यान से देखें। सबसे पहले मैं इस इंटीग्रेशन को लिख लेता हूं। इंटीग्रेशन क्या है, इसको हम आई मान लेते हैं, इस इंटीग्रेशन को क्या मान लेते हैं, आई। तो मैंने इसको एज्यूम कर लिया आई के इक्वल, तो आई इज इक्वल टू 0 से 2 पाई 1/5 + 4 cos थीटा डी थीटा। ये इंटीग्रेशन मेरे पास है, इसको मैंने आई एज्यूम कर लिया और मुझे आई की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अब यहां पर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं और देखिए सबसे पहले क्या आएगा। सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं लेट mod z इक्वल टू 1 बी अ क्लोज्ड कंटूर या कर्व, लिख दीजिए कर्व सी। हमने मान लिया कि हमारे पास एक क्या है, क्लोज कर्व सी है, ठीक। आगे देखो, तो यहां पर अगर ये है तो हम क्या करेंगे, यहां पर अब देखो डी थीटा, चलिए देखिए डी थीटा को क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले हम पुट e की पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू जेड, या जेड के प्लेस पर e की पावर आयोटा थीटा को हम क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, है ना। ऐसा लिख लीजिए जेड इक्वल टू e की पावर आयोटा थीटा। फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी जेड इक्वल टू आयोटा e की पावर आयोटा थीटा और डी थीटा। यहां पर e की पावर आयोटा थीटा की जगह जेड पुट कर देंगे, तो आयोटा जेड और डी थीटा। तो यहां से मुझे मिल गया डी थीटा इज इक्वल टू डी जेड अपॉन आयोटा जेड, ये मुझे यहां से मिल गया। तो देखो पहली चीज मुझे यहां से मिल गई क्या, अब वो हमारे पास डी थीटा का हम यूज करेंगे आगे, ये हमें मिल गया। अब आगे देखो आप इसको डायरेक्ट भी यूज कर सकते, अगर आपको याद रहता है तो डायरेक्ट आप डी थीटा की जगह डी जेड अपॉन आयोटा जेड लिख दीजिए, आपको इसको लिखने का समय बच जाएगा। चलिए अब आगे देखो ना, अब हमें क्या करना है, साइन कॉस थीटा। देखो यहाँ साइन तो है नहीं, कॉस है, यहाँ पर ऊपर कुछ नहीं है, 1 है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है क्योंकि इसमें न्यूमरेटर में 1 है और डिनोमिनेटर में केवल कॉस है। तो अब यहां पर देखो कॉस के प्लेस पर क्या आएगा, जरा ध्यान देना। अगर आपको डायरेक्ट याद है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप क्या करेंगे, कॉस थीटा का पहले फॉर्मूला लिखेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू ई की पावर आयोटा थीटा प्लस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाई 2। यहां पर इसकी जगह जेड और जेड इनवर्स अपॉन 2 आ जाएगा, और इसको और आगे अगर हम बढ़ाएं तो यहां से हमें मिलेगा cos थीटा इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2z, ये मुझे मिल जाएगा। देखो 1 अपॉन जेड हो जाएगा, जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2z, ये हमारे पास आ जाएगा। और देखो ये इसको आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते थे, यहां से जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2z। तो मैं एक बार और कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं, नहीं तो आप इनको डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। अब आगे देखें, चलिए अब देखो जरा, cos थीटा मेरे पास आ गया, डी थीटा मेरे पास आ गया, सब कुछ आ गया मेरे पास, है ना, हमारे पास सब कुछ आ चुका। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखो अब हमारा जो इंटीग्रेशन है आई ये किस में कन्वर्ट हो गया, जरा ध्यान देना। पहली बात तो लिमिट 0 से पाई है, तो अब 0 से पाई नहीं लिखेंगे, अब 0 से पाई को हमने मान लिया, 0 से पाई एक रिवोल्यूशन था जिसको हमने क्या मान लिया, क्लोज कर्व सी मान लिया। तो यहां पर अब हमारे पास आ जाएगा क्लोज कर्व सी, इंटीग्रेशन अलोंग क्लोज कर्व सी। और डी थीटा के प्लेस पे क्या आएगा, डी थीटा के प्लेस पे आएगा डी जेड अपॉन आयोटा जेड
तो यहां पर जरा ध्यान से देखें, ऊपर 1 है, नीचे 5 प्लस 4, 4 कॉस थीटा, कॉस की जगह ये लिखो जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2z, ये आ गया। और डी थीटा के प्लेस पर मैं लिखने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखें, डी थीटा के प्लेस पर आएगा डी जेड अपॉन आयोटा जेड, डी जेड अपॉन आयोटा जेड। तो ये मुझे लग रहा है सबको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमने लिखा। अब बस इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा पहले। तो देखिए सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, क्लोज कर्व सी के अलोंग 1 अपॉन, देखो 1 अपॉन, या ऊपर मैं लिख देता हूं डी जेड, ऊपर आ रहा है डी जेड अपॉन, देखो यहां पर ये 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। अब इसको एलसीएम अगर आप ले लेंगे नीचे जेड, देखो नीचे आपने एलसीएम ले लिया जेड, नीचे मैं एलसीएम ले लेता हूं जेड, तो ये हो जाएगा 5z प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2z स्क्वायर प्लस 2, ये मेरे पास आ जाएगा। और इसके बाहर लिखा हुआ है आयोटा जेड। अब यहां से ये जेड से जेड कैंसिल हो गया, आयोटा बचा। आयोटा को हम इंटीग्रेशन से बाहर कर सकते हैं क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो 1 अपॉन आयोटा आ गया बाहर अलोंग द क्लोज कर्व सी, बचा कितना डी जेड अपॉन, इसको थोड़ा सही करके लिखेंगे तो 2z स्क्वायर प्लस 5z और प्लस 2, ये फाइनली मेरे पास आया आई की वैल्यू। तो आई मेरे पास आ गया 1 अपॉन आयोटा अलोंग द क्लोज कर्व सी डी जेड अपॉन 2z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 2। अब जरा ध्यान से देखो, क्या ये कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन नहीं है? यही तो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है जिसको हम लास्ट लेक्चर तक सॉल्व कर रहे थे, है ना। तो इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेता हूं, अब जरा ध्यान से देखेंगे। तो आई इक्वल टू मेरे पास आ चुका है, आई इज इक्वल टू 1 अपॉन आयोटा अलोंग द क्लोज कर्व सी dz अपॉन 2z स्क्वायर प्लस 5z, 2z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 2, ये मेरे पास आ चुका। अच्छा, और यहां पर जो c है, यहां पर जो c है ये क्या है, इसको भी जरा ध्यान देते हैं। यहां पर जो c है वो है आपके पास मॉड z इक्वल टू 1, वेयर c इक्वल टू मॉड z इक्वल टू 1, ऐसे ही लिखते हैं ना हम रीजन को, है ना। c किसको बिलोंग कर रहा है, मॉड z इक्वल टू 1 को बिलोंग कर रहा है। अब जरा यहां पर ध्यान देना, इसको मैं यहां पर, अगर मैं यहां पर इसको कॉची रेजिड्यू थ्योरम अप्लाई करूं बाय, अब जरा ध्यान से देखना, बाय कॉची रेजिड्यू थ्योरम, अगर मैं यहां पर कॉची रेजिड्यू थ्योरम अप्लाई कर देता हूं तो देखो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी। आई को हम क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखना। अगर यहां पर कॉची रेजिड्यू थ्योरम को मैं अप्लाई करता हूं तो आई इज इक्वल टू 1 अपॉन आयोटा, तो ऐसे ही रहेगा। ये जो इंटीग्रेशन है, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी अकॉर्डिंग टू कॉची रेजिड्यू थ्योरम, तो देखो ये हम पढ़ चुके हैं, ये हमारे पास होता है 2 पाई आयोटा इनटू सम ऑफ रेजिड्यू, यही हमारी कॉची रेजिड्यू थ्योरम थी। बोलो बात समझ में आ गई भाई। कॉची रेजिड्यू थ्योरम क्या थी, कॉची रेजिड्यू थ्योरम क्या थी कि आपके पास अगर क्लोज कर्व के अलोंग किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन आपको लेना है, एफ जेड यहां पर ये लिखा है पूरा का पूरा, तो ये कितना होता है 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यू के बराबर होता है, सम ऑफ रेजिड्यू। ये हमारे पास थी थ्योरम। इस थ्योरम का यूज करते हुए मैंने इस इंटीग्रेशन की जगह लिख दिया 2 पाई आयोटा सम ऑफ रेजिड्यू, और इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे करना क्या है, अब मुझे रेजिड्यू फाइंड करने हैं। रेजिड्यू कैसे फाइंड होंगे, एफ जेड से। अब जरा ध्यान देना, यहां पर एफ जेड क्या है, एफ जेड यहां पर ये लिखा, ये है मेरा एफ जेड, ये क्या है एफ जेड है। तो अब जरा ध्यान देना ना, अब मैं रेजिड्यू को फाइंड करूंगा तो सबसे पहले पोल फाइंड करने पड़ेंगे। तो यहां पर वेयर, अब जरा ध्यान से देखना, वेयर, अब देखो अब नया कुछ नहीं है, अब वही करना जो हम लास्ट लेक्चर तक किया था हमने। अब जो हमारा नया काम था वो पूरा हमारा हो चुका, इतना ही हमें नया काम करना था। अब यहां पर देखो वेयर एफ जेड, अब यहां पर देखो एफ जेड कितना है, जरा ध्यान देना, एफ जेड इक्वल टू, एफ जेड है मेरे पास 1 अपॉन 2z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 2, ये मेरे पास एफ जेड है। इसके फैक्टर अगर आप कर लेंगे,
इसके फैक्टर इजिली हो जाएंगे। देखो इसके फैक्टर क्या होंगे, 2 2 जा 4, तो यहां पर ये 5z है, तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए 2z² प्लस मल्टीप्लाई करके 4 आना चाहिए, यानी कि 4z प्लस z प्लस 2। यहां से आप कॉमन ले लेंगे आप, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो 1/2z कॉमन लेंगे तो यहां पर z प्लस 2 बचेगा, और यहां पर 1 कॉमन लेंगे तो z प्लस 2 बचेगा। तो मेरे इसके फैक्टर देखिए क्या आ गए, फैक्टर अब हमारे पास आ गए हैं। देखो नाउ fz इक्वल टू 1/z प्लस 2 और 2z प्लस 1, ये हमारे पास क्या आ गए, फैक्टर आ गए। अब हमें क्या करना है, इसके पोल्स निकालने। तो 4 पोल्स के लिए क्या करते थे, डिनोमिनेटर को 0 पुट करते थे। तो यहां पर z प्लस 2 और 2z प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कर दिए। z प्लस 2 और 2z प्लस 1 को 0 कर देंगे, तो यहां से देखो z की 2 वैल्यू मिलेंगी। एक मिलेगा z इक्वल टू -2 इस वाले फैक्टर से, और दूसरे वाले फैक्टर से आपको मिलेगा z इक्वल टू -1/2। अब यहां पर जरा ध्यान देंगे, दोनों के दोनों पोल क्या है, सिंपल पोल है। ये भी सिंपल पोल है, सिंपल पोल मतलब जिसका ऑर्डर 1 है, क्योंकि सिंपल पोल के लिए अलग फॉर्मूला होता है, जिसका ऑर्डर 2 होता है उसके लिए अलग फॉर्मूला होता है। अब आपको यह भी देखना पड़ेगा, पोल तो आपके पास आ गए, इनमें से कौन सा पोल आपके रीजन के अंदर लाई कर रहा है और कौन सा पोल रीजन के अंदर लाई नहीं कर रहा है। तो उसके लिए आपको रीजन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो देखो जरा रीजन को ड्रॉ करता हूं मैं यहां पर ना, रीजन। तो चलिए रीजन नेक्स्ट स्लाइड पे ही ड्रॉ करते हैं। तो यहां पर जरा ध्यान देंगे, रीजन क्या आएगा आपके पास, पोल तो आपने निकाल लिए, लेकिन रीजन क्या आएगा, क्योंकि जो पोल रीजन के अंदर आएगा उसी पोल पर रेजिड्यू निकालेंगे। तो यहां पर जरा ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैं यहां पर रीजन की बात कर रहा हूं। तो रीजन हमारे पास बहुत आसानी से हम कैलकुलेट कर लेंगे। देखो हमें क्या दिया, हमें दिया मॉड z इक्वल टू 1। तो ये एक सर्कल है जिसका सेंटर कहां पर है, 0,0 पर है, और रेडियस इसका 1 है। तो मुझे एक ऐसा सर्कल बनाना है जिसका सेंटर 0,0 पर है और रेडियस 1 है। तो चलिए बना देता हूं। देखिए ये मेरी y एक्सिस, और यहां पर ये ले ली मैंने x एक्सिस, और अब मैं यहां पर एक छोटा सा सर्कल ले लेता हूं जिसका रेडियस कितना है, जिसका रेडियस है 1। इसको सेंटर मानते हुए एक सर्कल हम यहां पर ले लेंगे जिसका रेडियस हमारा 1 है, ये लीजिए। अब जरा आगे देखें, तो ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये हमारा सेंटर हो गया। अब जरा ध्यान देना, यहां पर इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1,0 और यहां पर कोऑर्डिनेट आएंगे -1,0। हमें किसको देखना है, पोल क्या है हमारा, ये 2 पोल है। देखो z इक्वल टू -2 ये तो बाहर चला गया, और z इक्वल टू -2 ये अंदर लाई करेगा। देखो ये वाला जो पोल है ये अंदर लाई करेगा, लाई इनसाइड। तो हेंस ये आगे लिखेंगे इसको भी, z इक्वल टू -2 है ना। तो अब जरा यहां पर ध्यान देना, देखिए तो यहां से हमें पता चल गया कि कौन सा पोल अंदर लाई कर रहा है और कौन सा पोल बाहर लाई कर रहा है। तो यहां पर एक पोल हमारा अंदर लाई कर रहा है और वो है हमारा z इक्वल टू -1/2, और ये -1/2 यहां बीच में होगा कहीं, ये ठीक है ना, ये होगा यहां पर। इसके चारों तरफ मैं एक सर्कल बना देता हूं, ये लीजिए। ये क्या है हमारे पास, देखिए ये अगर कर्व C है तो ये हमारे पास हो गया C1, और यहां पर ये हमारे पास पोल आ गया z इक्वल टू -1/2। ये z इक्वल टू -1/2। हमें क्या करना है, हमें इस पर रेजिड्यू फाइंड करना है, हमें इसके ऊपर रेजिड्यू कैलकुलेट करना है, इस पोल पर रेजिड्यू कैलकुलेट करना है, जिसको मैं बोल देता हूं R1। तो इस पोल पे मुझे रेजिड्यू निकालना है। तो देखो जरा रेजिड्यू एट z इक्वल टू -1/2, क्योंकि यही अंदर लाई कर रहा है, और जो पॉइंट अंदर लाई करता है रेजिड्यू उसी पे कैलकुलेट किया जाता है। फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट
z टेंड्स टू माइनस का 1/2 और यहां पर आ जाएगा z प्लस 1/2। z प्लस 1/2 क्यों आया? क्योंकि यहां पर z माइनस a होता है, a की वैल्यू माइनस 1/2 तो माइनस माइनस प्लस इनटू में fz वैल्यू पुट कर देते हैं। तो लिमिट z टेंड्स टू माइनस का 1/2 और z प्लस 1/z, z प्लस 1/2 और fz कितना था? fz मैं यहां रखने जा रहा हूं, fz हमारे पास ये रहा 1/2z², मतलब इसकी जगह ये रखेंगे fz 1/z प्लस 2 और 2z प्लस 1, 1/2z प्लस 1 और z प्लस 2। देखो अभी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप इस फैक्टर में से 2 कॉमन ले लें, देखो 2 अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो लिमिट z टेंड्स टू माइनस का 1/2 z प्लस 1/2 इंटू 1/, इसमें से 2 कॉमन ले लो तो ये z प्लस 1/2 आ जाएगा और ये z प्लस 2 आ जाएगा। अब यहां से एक फैक्टर मेरा कैंसिल हो गया ये, और जो बचा उसमें मैं लिमिट अप्लाई कर रहा हूं तो देखो कितना आ जाएगा। ऊपर तो 1 है, नीचे देखो नीचे 2 है और z प्लस 2 है, z की जगह माइनस 1/2 रखेंगे तो माइनस का 1/2 प्लस 2 आ जाएगा। तो ये बचेगा आपके पास 1/2 इंटू 3/2 और 2 से 2 यहां कैंसिल हो गया। तो मेरे पास जो रेजिड्यू आ रहा है, रेजिड्यू एट z इक्वल टू माइनस का 1/2 जिसको हम मान लेंगे R1, ये मेरे पास आ रहा है 1/3। कितना आ रहा है? 1/3 इसकी वैल्यू आ रही है, ये रेजिड्यू आ गया। अब क्या करूंगा मैं? नाउ पुट R1 इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ये रही हमारे पास इक्वेशन 1 है ना, तो चलिए पुट कर देते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे पुट R1 इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब देखो 1 में पुट करने पे क्या आएगा? 1 कहां पर है? 1 ये रहे, इसमें इसकी जगह 1/3 रखना है तो I इक्वल टू 1/i, I इक्वल टू 1/i इंटू 2 पाई आयोटा और यहां पर आ जाएगा 1/3। आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया तो यहां पर मेरे पास I की वैल्यू कितनी बची? 2 पाई/3। और जरा याद करो I क्या था? I तो हमारा क्वेश्चन ही था, यानी कि 0 से 2 पाई 1/5 प्लस 4 cos थीटा, रख देते हैं इसकी जगह पर। तो इसका मतलब I तो हमारा क्वेश्चन था 0 से 2 पाई डी थीटा ऊपर अपॉन में 5 प्लस 4 cos थीटा, ये था I, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 2 पाई/3 आ गई। तो क्या हमारा रियल इंटीग्रेशन इवेल्युएट हो गया विद द हेल्प ऑफ कॉची-रेसिड्यू थ्योरम? डेफिनेटली, ये हमारा फाइनल आंसर है 2 पाई/3। तो आप देखो कितनी आसानी के साथ हमने कॉची-रेसिड्यू थ्योरम का यूज करा और रियल इंटीग्रल को कैलकुलेट कर लिया, है ना। पहले उसको कन्वर्ट किया कॉम्प्लेक्स में और फिर हमने कैलकुलेट कर लिया, आंसर आ गया 2 पाई/3। तो अगर आप इसको क्लास 12th वाले मेथड से भी करते हैं ना, तब भी आंसर यही आएगा। तो वो मेथड अभी मैं आपको यहां नहीं बता रहा हूं, क्योंकि आपको वैसे एग्जाम में नहीं करना है, करना आपको एग्जाम में ऐसे ही। अब यहां पर देखो, यहां पर अब क्वेश्चन एक आता है, ध्यान दीजिए। अगर यही क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ लेते, ये तो 0 से पाई है। अब जरा ध्यान देना, यहां पर इंपॉर्टेंट नोट है, क्योंकि इस क्वेश्चन को 3 तरीके से पूछा जा सकता है। वो 3 तरीके कौन से हैं, जरा ध्यान देना। अब देखो यहां पर ये तो हो गया हमारा 1। इसी क्वेश्चन को अगर ऐसे पूछ लेते 0 से पाई डी थीटा अपॉन 5 प्लस 4 cos थीटा, तब इसका आंसर क्या? भैया आपसे ये पूछा, लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाता तो इसका आंसर क्या आता, या कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता तो आप इसको कैसे सॉल्व करते, क्या करते आप इसको सॉल्व करने के लिए? मैं यही पूछना चाह रहा हूं, ठीक है ना। इसको कैसे इवेल्युएट करते? मान लीजिए ये इवेल्युएट करने के लिए आ जाए, चलिए मैं यहां पर पूरा क्वेश्चन की फॉर्म में लिख देता हूं। अगर आपके पास क्वेश्चन हो इवेल्युएट 0 से पाई डी थीटा अपॉन 5 प्लस 4 cos थीटा, अगर आपको ये इवेल्युएट करने के लिए आ जाए तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है,
आपको 0 से पाई आया है, कोई बात नहीं, आप उसको 0 से पाई से ही स्टार्ट करेंगे। मतलब आप एज इट इज वही काम करेंगे जो मैंने अभी तक किया है। भले आपसे 0 से पाई पूछा, लेकिन आप स्टार्ट करेंगे 0 से 2 पाई से, और 0 से 2 पाई से जब आप स्टार्ट कर लेंगे तो अब देखिए आंसर कैसे आएगा। तो आपका ये आ जाएगा आंसर, है ना, आपका ये आ जाएगा। तो देखो यहां पर आपका आएगा, इसको याद नहीं करना है, ऐसा नहीं कि यहीं से शुरू करना है, ये आपको इवेल्युएट करना पड़ेगा। डी थीटा अपॉन 5 प्लस 4 कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 3। जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो आप स्टार्ट करेंगे 0 से 2 पाई से, आप इसको मान के चलेंगे और आपका आंसर ये आ जाएगा। नाउ अब यहां पर आप डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो जब आप डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, जो मैं पहले ही लिखा चुका हूं, तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, अब यहां पर आप डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लिखे, इस प्रॉपर्टी को आप लिख देंगे, मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं पहले लिखवा चुका हूं। तो यहां पर आप बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी यहां अप्लाई करेंगे। तो देखो ये जो लिमिट है 0 से पाई हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये 2 टाइम्स हो जाएगा 0 से पाई, डी थीटा अपॉन 5 प्लस 4 कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3, और यहां से 2 से 2 कैंसिल होगा और आपके पास आंसर आ जाएगा 0 से पाई डी थीटा अपॉन 5 प्लस 4 कॉस थीटा, और इसका आंसर आपके पास आएगा पाई बाई 3। कितना आ जाएगा, पाई बाई 3 आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर। तो देखो आपको करना यही था, बस एक स्टेप आगे चेंज कर देना, एक स्टेप आगे चेंज कर देना। अब इसी तरीके से अगर आपसे पूछ लिया जाए माइनस पाई से पाई, तो उसको भी देख लेते हैं, माइनस पाई से पाई। अब जरा ध्यान देना, अगर माइनस पाई से पाई पूछ लिया जाए तब क्या करेंगे, यानी कि दूसरा नोट यहां पर आ गया मेरे पास, सेकंड, कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इवेल्युएट माइनस पाई से पाई डी थीटा अपॉन 5 प्लस 4 कॉस थीटा, इसको कैसे इवेल्युएट करेंगे। तो अगेन आपको इसको इवेल्युएट नहीं करना है, आपको इसी को इवेल्युएट करना है, और इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 0 से 2 पाई, देखो 0 से 2 पाई डी थीटा अपॉन 5 प्लस 4 कॉस थीटा, ये आपके पास कितना आ रहा है, 2 पाई बाई 3 आ रहा है। अब जरा ध्यान देना, ये 2 पाई बाई 3 आ रहा है, और यहां से जब हमने निकालेंगे 0 से पाई डी थीटा अपॉन 5 प्लस 4 कॉस थीटा, ये आपके पास आ रहा है पाई बाई 3, ये वैल्यू पाई बाई 3 आ रही है। अब देखो कैसे इवेल्युएट होगा, जरा ध्यान से देखो। लेकिन हमें निकालना क्या था, ये निकालना था माइनस पाई से पाई। तो अब देखो माइनस पाई से पाई कैसे आएगा, मुझे निकालना है माइनस पाई से पाई, तो डी थीटा अपॉन 5 प्लस 4 कॉस थीटा इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ 0 से पाई और डी थीटा अपॉन 5 प्लस 4 कॉस थीटा। और देखो 0 से पाई डी थीटा 5 प्लस 4 कॉस थीटा की वैल्यू पाई बाई 3 है, तो यहां पर आप पाई बाई 3 रख देंगे, तो ये 2 पाई बाई 3 आ जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। तो माइनस पाई से पाई डी थीटा अपॉन 5 प्लस 4 कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। अच्छा, इसमें आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर हर जगह क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। देखिए कॉस के केस में तो हर जगह होगी, है ना, कॉस के केस में हर जगह होगी। तो आप प्रॉपर्टी देखो यहां पर, क्योंकि ये कॉस थीटा, अगर आप थीटा की जगह माइनस थीटा रख देंगे तो कॉस माइनस थीटा भी कॉस थीटा ही होता है, तो प्रॉपर्टी यहां पर लग जाएगी। तो यहां पर प्रॉपर्टी को अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बहुत ही आसानी के साथ यहां पर प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहां पर देखो इस एक ही क्वेश्चन से आप बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते, मतलब इसी टाइप के अगर आप देखेंगे आपके बुक में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। एक तो देखो 3 क्वेश्चन तो मैंने इसी से बना दिए, और इसमें क्या क्या चेंजेस आएगा। और यहां पर देखो 5 प्लस 4 कॉस थीटा है, कभी यहां पर 5 माइनस 4 कॉस थीटा लिख देंगे, माइनस से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, करना आपको ऐसे ही है। मतलब अगर डिनोमिनेटर में 1 है और न्यूमिनेटर में साइन और कॉस की टर्म आ रही है, तो आपको बिल्कुल एज इट इज
ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहां कॉस की जगह साइन भी हो सकता है, क्योंकि थोड़े से क्वेश्चन लेंथी है, मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, लेकिन क्वेश्चन को करने का तरीका सबको एक ही जैसा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्या है ना, यूजिंग कंटूर इंटीग्रेशन। हमें कंटूर इंटीग्रेशन मतलब जो हमारा एप्लीकेशन है रेजिड्यू थ्योरम का, इसको हम कंटूर इंटीग्रेशन भी कहते हैं। जब आप क्लोज करके अलॉन्ग इंटीग्रेशन करते हैं तो उसी को हम कंटूर इंटीग्रेशन भी कहते हैं, है ना। तो यूजिंग कंटूर इंटीग्रेशन इसको इवेल्युएट करना है 0 से पाई डी थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये एज इट इज वैसा ही है जैसा अभी अभी हमने किया, लेकिन अंतर क्या है, अंतर यहां पर बस वैल्यू नहीं दी, ए बी दे दिया यहां पर, वहां 5 और 4 था ए और बी की जगह, यहां 5 और 4 नहीं दिया है, ए भी दिया है। तो क्या करें, तो करना तो बिल्कुल वैसे ही है, बस यहां पर थोड़ी सी कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाएगी, क्योंकि देखिए जब आपको कांस्टेंट ए बी की फॉर्म में दे दिया जाए तो कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ जाती है, क्योंकि नंबर के साथ डील करना आसान होता है। तो स्टार्ट करते हैं इसको और देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो सबसे पहले हमें जो इंटीग्रल दिया है उसको मैं आई मान लेता हूं। तो आई इज इक्वल टू 0 से 2 पाई डी थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ये मेरे पास है। अब स्टार्ट करते हैं। अब मैं यहां पर देखो डी थीटा कुछ सब्स्टिट्यूशन अब डायरेक्ट कर रहा हूं यहां पर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट mod z इक्वल टू 1 बी अ क्लोज्ड कंटूर सी। हमने मान लिया कि mod z इक्वल टू 1 क्या है, एक क्लोज कंटूर सी है। और बाकी के सब्स्टिट्यूशन में डायरेक्ट कर रहा हूं। देखो डी थीटा क्या होगा, पुट डी थीटा इक्वल टू डी जेड अपॉन आयोटा जेड। डी थीटा की जगह ये पुट कर देंगे, है ना। और कॉस थीटा की जगह क्या पुट करेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2z। ये सब्स्टिट्यूशन यहां पर हम कर देंगे। चलिए तो अब दोनों सब्स्टिट्यूशन जैसे ही हम यहां पर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, जरा देखो ध्यान से। देखिए इन दोनों सब्स्टिट्यूशन को मैं यहां करने जा रहा हूं। तो हमारे पास जो आई है वो अब कन्वर्ट हो जाएगा, 0 से पाई लिमिट है तो ये क्लोज कर्व सी बन जाएगा। तो इंटीग्रेशन अलोंग द क्लोज कर्व सी, डी थीटा की जगह आपका डी जेड आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा डी जेड और नीचे भी आएगा, जरा ध्यान देना एक। तो डी जेड अपॉन आयोटा जेड को अभी लिख रहा हूं, और कॉस थीटा है नीचे ए प्लस बी और बी के मल्टीप्लाई में कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर रहा हूं जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2z, ये आ गया। और इसके बाहर आएगा हमारे पास आयोटा जेड, ठीक है ना। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो i इज इक्वल टू ओवर द क्लोज कर्व सी डी जेड अपॉन, देखो इसका एलसीएम अगर मैं ले लूं, यहां पर अगर एलसीएम लें तो कितना आएगा, जरा ध्यान से देखें। 2z इधर आ जाएगा तो ये 2az आएगा, प्लस यहां पर जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2z, ठीक है। जेड को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बी जेड स्क्वायर एलसीएम आ गया 2z, तो ये आ गया 2az बी जेड स्क्वायर प्लस बी, और बाहर लिखा रहेगा इसके आयोटा जेड। यहां से जेड कैंसिल हो जाएगा, आयोटा आएगा बाहर, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन आयोटा ओवर द क्लोज कर्व सी डी जेड अपॉन ये बी जेड स्क्वायर को मैं पहले लिख लेता हूं, बी जेड स्क्वायर प्लस 2az प्लस बी, ये आ जाएगा। अब इसमें से जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट बी है, इस बी को एक काम करते हैं कांस्टेंट है बाहर निकाल लेते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए मेरे पास आई की वैल्यू कितनी आएगी, अगर मैं बी को बाहर निकाल लूं तो बाहर हो जाएगा आयोटा बी, और क्लोज कर्व सी के अलोंग जो हमारा इंटीग्रेशन है, ऊपर तो डी जेड रहेगा, ऊपर रहेगा डी जेड, नीचे देखो कितना आएगा, नीचे अगर बी को कॉमन ले लिया हमने तो जेड स्क्वायर प्लस बी को यहां से कॉमन लिया 2a अपॉन बी आ जाएगा, 2a अपॉन बी जेड प्लस 1, ये इंटीग्रेशन मेरे पास आएगा। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। और यहां पर आप जानते हैं सी क्या है, एक क्लोज कर्व है। तो यहां पर जरा ध्यान दें,
यहां पर सी क्या है आपके पास, जो सी है वो मॉड जेड इक्वल टू 1 है। अब इसके आगे मैं कर रहा हूं, देखो क्या करेंगे। अब यहां पर मैं एक काम करता हूं, कॉची रेसिड्यू थ्योरम को अप्लाई कर लेते हैं ना। बाय कॉची रेसिड्यू थ्योरम, बाय कॉची रेसिड्यू थ्योरम, देखिए कुछ भी अलग नहीं है इस क्वेश्चन में, बस उतना है कि यहां पर ए बी आ गया है। बाय कॉची रेसिड्यू थ्योरम, अब जरा यहां पर ध्यान से देखेंगे कॉची रेसिड्यू थ्योरम से, तो हमारे पास आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई इज इक्वल टू 1 अपॉन आयोटा बी, 1 अपॉन आयोटा बी, आई इज इक्वल टू 1 अपॉन आयोटा बी, और ब्रैकेट में देखिए अगर मैं कॉची रेसिड्यू थ्योरम लगाता हूं तो मेरा जो ये इंटीग्रल है, ये जो इंटीग्रल है बाय कॉची रेसिड्यू थ्योरम, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 पाई आयोटा ब्रैकेट में सम ऑफ रेसिड्यू, सम ऑफ रेसिड्यू, ये वैल्यू मेरे पास आएगी। अब मुझे इस रेसिड्यू को निकालना है, क्या करना है, रेसिड्यू को निकालना है, तो इसको तो मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है, बिल्कुल पहले की तरह हम चल रहे हैं, कुछ भी नया नहीं है। वेयर, अब यहां पर जरा ध्यान देना, वेयर यहां पर एफ जेड कितना है, यहां पर एफ जेड है मेरे पास 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 2a अपॉन बी जेड प्लस 1, ये है हमारे पास 1, जेड स्क्वायर 2a प्लस 2a अपॉन बी प्लस जेड प्लस 1। अब हमें इसके पोल्स निकालने, क्या निकालने, 4 पोल्स, 4 पोल्स। अगर आप इसके पोल्स निकालने जा रहे हैं तो आपको इसका डिनोमिनेटर क्या पुट करना पड़ेगा, 0। तो पोल्स के लिए जेड स्क्वायर 2a प्लस बी जेड प्लस 1, इसको रखना पड़ेगा 0। अब जरा आगे देखिए, अब इसके पोल निकलेंगे कैसे, सीधी सी बात है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टर तो नहीं हो सकते लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूला तो लगाया जा सकता है। तो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो यहां पर मैं यूज करूंगा बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब यहां पर मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करके इसके पोल निकाल रहा हूं, देखो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करेंगे, तो यहां पर देखो क्वाड्रेटिक फार्मूले का अगर आप यूज करते हैं तो जेड इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में 2a, ये है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए, b कितना है, b देखो 2a अपॉन b है, तो माइनस का 2a अपॉन में b प्लस माइनस अंडर रूट में है b स्क्वायर मतलब 2a अपॉन b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 4ac, a भी 1 है c भी 1 है, तो यहां पर माइनस का 4 आएगा और अपॉन में आ जाएगा 2a मतलब 1। सिंप्लीफाई करेंगे, देखो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस का 2a अपॉन में b प्लस माइनस, यहां अंदर एलसीएम ले लोगे आप, तो अंडर रूट में 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर, और इसके डिनोमिनेटर में 2 है। अब जरा ध्यान देना क्या क्या आएगा, देखो अगर आप इसमें ध्यान दें तो यहां से ऊपर से 4 बाहर कॉमन आएगा, तो 4 का 2 बाहर निकल जाएगा और नीचे से b बाहर निकल जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 2a अपॉन में b प्लस माइनस ऊपर से 2 कॉमन आया, अंडर रूट में बचा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और यहां पर बचा b, और इसके डिवाइड में 2 है, तो नीचे वाला जो 2 है ये डिवाइड में, ये इसके साथ भी आ जाएगा, इसके साथ भी आ जाएगा, तो यहां से आपके पास z की वैल्यू देखो क्या आएगी, z इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन a, माइनस का b अपॉन a बचेगा, सॉरी माइनस का a अपॉन b बचेगा, माइनस का a अपॉन b, माइनस का a अपॉन b प्लस माइनस, क्योंकि ये 2 से 2 कैंसिल, और यहां पर जब अलग अलग करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन में b, समझ में आया, ये बचेगा हमारे पास, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहां पर देखो ये हमारे पास रिजल्ट आ चुका है, अब इसको हमें कैसे डील करना है जरा ध्यान देंगे, ये हमारे पास, ठीक है। देखो यहां से इसकी 2 वैल्यू आएंगी जेड की, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ, तो हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि लेट
अल्फा इज इक्वल टू माइनस का a अपॉन बी प्लस अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी। आप जानते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं उनको हम एक को अल्फा और एक को बीटा मानते हैं। तो यहां पर मैंने प्लस वाले को अल्फा मान लिया और दूसरे को मैंने यहां पर बीटा मान लिया। माइनस का ए अपॉन बी माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में बी। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है, देखो अगर मैं इन दोनों को अल्फा और बीटा मान लेता हूं तो अल्फा बीटा अगर हम इनको मान ले तो अब जरा ध्यान देना, ये अल्फा हो गया ये बीटा हो गया, तो हमारे पास पोल्स आ गए, अल्फा भी आ गया हमारे पास और बीटा भी आ गया। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि दोनों में से कौन सा पोल सर्कल के अंदर लाई करेगा और कौन सा पोल सर्कल के बाहर लाई करेगा, ये कैसे यहां पर पता चलेगा, तो उसके लिए जरा थोड़ा सा ध्यान से देखिए। तो यहां मेरे पास अल्फा और बीटा तो आ गया, अल्फा बीटा आने का मतलब है कि यहां पर जो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी इसका एक रूट हो गया अल्फा माइनस एक्स माइनस, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, जेड माइनस अल्फा और जेड माइनस बीटा लिख सकता हूं। ठीक है, अब थोड़ा सा यहां पर जरा ध्यान देंगे, पहले मैं रीजन को ड्रॉ कर लेता हूं। देखिए पहले मैं क्या कर लेता हूं, रीजन ड्रॉ कर लेता हूं। रीजन क्या है मेरा, यहां पर पोल आ गए हमारे पास, ये अल्फा है ये बीटा है, यही हमारे पोल्स की वैल्यू है दोनों। ठीक है ना, अब इसमें से कौन सा पोल सर्कल के अंदर लाई करेगा और कौन सा बाहर लाई करेगा ये हमें देखना पड़ेगा। तो रीजन क्या है हमारे पास, मॉड जेड इक्वल टू 1 है, जिसका सेंटर आप जानते हैं 0,0 पर है। सेंटर कहां पर है, 0,0 पर, और रेडियस इसका 1 है। तो चलिए सबसे पहले मैं इस सर्कल को जरा ड्रॉ कर लेता हूं। तो यहां पर हम सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं, ये वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस, यहां पर एक छोटा सा सर्कल ले लेते हैं। देखिए ये मेरा सर्कल आ गया जिसका रेडियस कितना है, 1 है। अब यहां पर प्रॉब्लम ये आती है कि हमारा दोनों पोल में से कौन सा पोल इसके अंदर लाई करेगा। ये है 1,0 और ये है -1,0। कौन लाई करेगा कौन नहीं लाई करेगा कैसे पता चलेगा, चेक करते हैं। क्वेश्चन में आपको एक हिंट गिवन था, एक डेटा और गिवन था आपको, ये ए की जो वैल्यू मॉड बी से बड़ी है, मतलब ए की जो वैल्यू है वो बी के मॉड से बड़ी है। ठीक है ना, क्लियर हो गया, यानी कि यहां पर ए बी से बड़ा है। आगे चलते हैं, ए जो है वो बी से बड़ा है, जरा ध्यान देना। अब मुझे एक बात बताओ दोनों में ध्यान से देख के, अगर ए बी से बड़ा है तो ये ए अपॉन बी की जो वैल्यू है ये 1 से ज्यादा आएगी, क्योंकि बड़ा नंबर ऊपर है छोटा नंबर नीचे है, तो वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी। ठीक, यहां पर ए में से बी को माइनस करना है, यानी कि ए बड़ा है बी छोटा है, तो ये कुछ ना कुछ रियल वैल्यू आएगी। ये भी क्लियर हो गया है ना। अब रियल वैल्यू को आप किसी चीज से डिवाइड करेंगे, कुछ ना कुछ तो यहां पर कुछ ना कुछ तो रियल वैल्यू आएगी ना, कुछ ना कुछ यहां पर रियल वैल्यू आएगी। ठीक, अच्छा यहां पर कोई ना कोई रियल वैल्यू आएगी, यहां पर भी सेम है, यहां भी कुछ रियल वैल्यू आएगी। अब अगर आप ध्यान से देखें, तो यहां पर अल्फा और बीटा, इसमें से एक वैल्यू तो 1 से बड़ी होगी और एक वैल्यू 1 से छोटी होगी। कौन सी छोटी होगी जरा देखो ध्यान से, यहां पर देखो, यहां पर एक वैल्यू निगेटिव है एक वैल्यू पॉजिटिव है, एक वैल्यू निगेटिव है एक वैल्यू पॉजिटिव है। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि इन दोनों में से बड़ा कौन होगा, बीटा होगा। बड़ा कौन होगा, बीटा होगा। एक और चीज मैं आपको यहां पर बता दूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है, देखो यहां पर थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा, वो ये है कि आपके पास अल्फा इंटू बीटा इसकी वैल्यू 1 होती है। आप मल्टीप्लाई करके देखिए, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, और फॉर्मूला बनने के बाद जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू 100% यहां पर अल्फा इंटू बीटा 1 आएगी। ठीक है ना, अल्फा इंटू बीटा क्या आएगी, 1 आएगी। तो यहां पर आप लिखेंगे सिंस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। बोलो बात समझ में आ रही है, आप चाहें तो मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं 1 ही आएगा। तो अल्फा बीटा क्योंकि 1 है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इन दोनों तरफ इनका मॉड ले लूं तो इसका मॉड भी 1 ही होगा। जब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 है तो अल्फा बीटा का मॉड ले लें तो भी 1 होगा। अब आपने मॉड में प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि अगर हम दोनों का मॉड अलग अलग ले लें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 1 ही रहेगा। अब जरा ध्यान से सुनो, अब जो हमारा ये जो बीटा का मॉड है ये हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा। देखो ग्रेटर देन 1 क्यों आएगा, यहां से समझो ध्यान से, ये वैल्यू 1 से बड़ी होगी। देखो क्योंकि ए बड़ा नंबर है बी छोटा नंबर है,
ये जो वैल्यू आएगी, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करोगे तो 1 से ज्यादा आएगा। बात अलग है इसके बाहर माइनस लगा है, माइनस को मैं अभी कंसीडर नहीं कर रहा हूं, यानी कि ये वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। अब ये जो वैल्यू है ये चाहे 1 से बड़ी आए या छोटी आए, यानी कि दोनों का साइन सेम है, तो मान के चलिए यहां जो भी आया ये 1 से बड़ा आएगा, यहां जो भी आएगा दोनों ऐड होंगे, यानी कि दोनों ऐड होने के बाद 100% 1 से बड़ी ही वैल्यू देंगे। क्या देंगे? 1 से बड़ी वैल्यू देंगे। इसका मतलब ये हुआ जो हमारा बीटा का मॉड है ये ग्रेटर देन 1 है। क्या है? ग्रेटर देन 1 है। बोलो बात समझ में आ रही है? और आप वैसे भी देखिए, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन में लिखा है स्टार्टिंग में कि ए जो है वो बी से बड़ा है, तो जब ए बी से बड़ा है तो इसका मतलब बीटा की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। तो यहां पर आप लिखेंगे सिंस ए जो है वो मॉड बी से बड़ा है। क्या है? ए जो है वो मॉड बी से बड़ा है, तो देयरफॉर जो बीटा का मॉड होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर बीटा का मॉड ग्रेटर देन 1 हो गया तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1। अब एक बात बताओ, ये 1 से बड़ा है तो जो अल्फा है वो तो 1 से छोटा ही होना चाहिए, तभी तो वैल्यू 1 आएगी। भाई दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट अगर 1 आ रहा है और एक नंबर 1 से बड़ा है तो 100% दूसरा नंबर 1 से छोटा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, दिस इंप्लाइज दैट मॉड ऑफ अल्फा इज लेस देन 1, यानी कि अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 है। तो यहां से ये बात क्लियर हो गई कि अल्फा लाई इनसाइड, दिस इंप्लाइज दैट अल्फा लाई इनसाइड द सर्कल, इनसाइड सर्कल। और यही मुझे आपको बताना था, यही चीज मुझे समझानी थी कि ये जो अल्फा है ये सर्कल के अंदर क्यों लाई कर रहा है। अब अगर ये सर्कल के अंदर लाई कर रहा है तो अब तो आसान हो गया। अगर ये सर्कल के अंदर लाई कर रहा है तो अब तो हमारे लिए आसान हो गया ना, हमें पता चल गया। यानी कि अब मुझे इसी पर क्या करना है? पोल फाइंड आउट करना है ना। अब हम निकालेंगे पोल, यानी कि पोल तो हमें मिल गया रेसिड्यू। तो अब हम रेसिड्यू निकालेंगे कहां पर? z इक्वल टू अल्फा पे ना। रेसिड्यू कैलकुलेट करेंगे z इक्वल टू अल्फा पे। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लिमिट z टेंड्स टू अल्फा, z प्लस अल्फा, सॉरी z माइनस अल्फा। यहां पर स्पेस कम है, थोड़ा सा इधर लिखता हूं। देखो ध्यान से देखो, रेसिड्यू निकालना है z इक्वल टू अल्फा पे। फॉर्मूला हो जाएगा लिमिट z टेंड्स टू अल्फा, z टेंड्स टू अल्फा, z माइनस अल्फा और एफ जेड। अब मैं यहां पर एफ जेड को पुट करूंगा। अब जरा देखो एफ जेड क्या पुट करेंगे, जरा ध्यान से सुनना। एफ जेड क्या है मेरे पास? ये है, ये मेरे पास क्या है? एफ जेड है। तो एफ जेड को ये नहीं पुट करेंगे हम। देखो हम इसके रूट निकाल चुके, एक अल्फा एक बीटा है, एक अल्फा है और एक बीटा है। तो जब अल्फा बीटा आ गया तो आप इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं 1 अपॉन जेड माइनस अल्फा और z माइनस बीटा, z माइनस अल्फा z माइनस बीटा। क्यों लिखा? क्योंकि हमने इसके रूट, देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट को हम मान लेते हैं एक अल्फा और एक बीटा है, तो हम उसको z माइनस अल्फा और z माइनस बीटा लिख सकते हैं। तो यहां पर क्योंकि सब अल्फा की टर्म में है तो मैं यहां पर अब वैल्यू पुट करने जा रहा हूं। तो लिमिट z टेंड्स टू अल्फा, z माइनस अल्फा और एफ जेड की जगह पर आ जाएगा 1 अपॉन z माइनस अल्फा और z माइनस बीटा। z माइनस अल्फा से z माइनस अल्फा कट गया। अब आप लिमिट लगा देंगे और z की जगह अल्फा लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा। यानी कि मेरे पास जो रेजिड्यू है, रेजिड्यू z इक्वल टू अल्फा पर ये आ गया 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा। ये मेरे पास रेजिड्यू की वैल्यू आ गई, जिसको मैं कह रहा हूं R1। अब जरा यहां पर ध्यान देना, जो मेरे पास अल्फा है वो कितना है? यहां पर कहीं ना कहीं सर्कल के अंदर आएगा। अल्फा कहां आएगा? सर्कल के कहीं ना कहीं अंदर आएगा। मान लेता हूं यहां पर है, ये है, ठीक है ना, ये मेरा पोल है। मुझे इस पे क्या करना है? रेजिड्यू निकालना है R1, ये C1। तो यहां पर रेजिड्यू मेरे पास R1 कितना आ गया? R1 मेरे पास आ गया 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा। ये मेरे पास रेजिड्यू आ गया। अब जरा आगे ध्यान से देखो, R इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा। अब मैं अल्फा माइनस बीटा निकालता हूं, जरा ध्यान से देखना। अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं, इसमें से इसको माइनस कर दूं, तो देखो इस टर्म से ये टर्म कट जाएगी, क्योंकि ये माइनस में इसको माइनस करेंगे। भाई माइनस करने का मतलब इन दोनों का साइन चेंज करना।
तो इसको मैं प्लस करूंगा, इसको भी प्लस करूंगा, ये कट जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो नीचे आ जाएगा 2 टाइम्स आ जाएगा इसका। तो यानी कि यहां पर मेरे पास आ जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में बी, इसका 2 गुना हो गया, है ना। अब यहां से b कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो यहां पर मेरे पास जो रेजिड्यू आ रहा है वो आ रहा है b/2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मेरे पास रेजिड्यू आ गया। अब मैं क्या करूंगा इसको ना, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट r1 इन इक्वेशन 1। तो चलिए अब इक्वेशन 1 में चलते हैं और वहां पर जाकर के इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देखो जरा इक्वेशन 1 में आ जाते हैं वापस, ये रहे 2 पाई आयोटा, यहां पर सम ऑफ रेजिड्यू, एक ही रेजिड्यू है, यहां पर पुट कर दीजिए, तो 1/आयोटा बी, तो यहां पर i की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 1/आयोटा बी ब्रैकेट में 2 पाई आयोटा और सम ऑफ रेजिड्यू ये लिखा है b/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां से देखो आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया, b से b भी कैंसिल हो गया, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक, एक चलिए 1 मिनट, यहां पर हमारे पास ये 2 टाइम्स आ गया, ठीक है, और यहां पर 2 पाई आयोटा, चलिए ठीक है, तो यहां तक हम पहुंच गए। अब इसके आगे देखो जरा, है ना, इसके आगे हमारे पास कितना आ रहा है, तो यहां से i इज इक्वल टू यह आ जाएगा, ऊपर हमारे पास पाई बचा, पाई अपॉन अंडर रूट में, पाई अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। एक मिनट, यहां पर कहीं 2 शायद हमारा छूट गया है, यहां पर 2 को देख लेते हैं, 2 कहीं हमारा छूट गया है, हाँ देखो ये एक्चुअल में 2 नहीं लिखा मैंने, ये 2 है, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहां पर 2 आएगा, तो 2 बाहर चला जाएगा, तो यानी कि ये 2 आयोटा, 2/आयोटा, चलिए यहां लिख देता हूं फिलहाल, तो यहां से आपके पास 2 भी बाहर आ जाएगा, तो यहां पर मैं 2 लिख देता हूं, ठीक है ना, ये कितना आएगा 2/आयोटा बी, तो इसका थोड़ा सा ये ठीक है ना, तो यहां पर 2 आ जाएगा, यानी कि एक 2 और रहेगा हमारे पास ऊपर। तो अब जरा ध्यान देना, यहां पर वैल्यू पुट करी तो ये हमारा 2 है, 2/आयोटा बी, तो ये आ गया आपके पास 2। अब जरा ध्यान देना 2, अब आई क्या था, आई तो हमारा एक्चुअल में क्वेश्चन था, डी थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। अब मैं इसको यहां पर लिख देता हूं, तो इंटीग्रल 0 से 2 पाई डी थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारा यहां से क्या आ गया, इसका फाइनल आंसर। देखो जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें भी अगर आप देखो यहां पर क्या था, यहां पर 5 था, यहां 4 था, यानी कि ए की वैल्यू 5 थी, ये 4 थी। तो देखो अगर मैं उस क्वेश्चन में, ये फाइनल आंसर आ रहा है, अगर यहां पर ए की जगह 5 रख दें तो 25 और ये 16, तो कितना बचेगा 9, रूट 9 होता है 3, तो आंसर आ जाएगा 2π/3। और आपने देखा हमारे लास्ट क्वेश्चन का आंसर 2π/3 था। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि आप ये फॉर्मूला याद कर लेंगे और इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे फुल, नहीं है, ऐसा नहीं कर रहा है। लेकिन हाँ, इस क्वेश्चन में 2 चीजें और पूछी हैं, हेंस और अदरवाइज इवेल्युएट। अब आपको ये इवेल्युएट करना है, तो देखो अब देखो यहां पर जरा ध्यान देना, ए की वैल्यू कितनी है √2, बी की वैल्यू कितनी है -1, तो यानी कि जो हमारा आंसर आ रहा है उसमें ए की जगह √2 और बी की जगह -1 पुट कर दो। अच्छा इधर आ जाओ, ये तो सेम ही है, इसमें क्या अंतर है, ये 0 से पाई है, तो ये 0 से पाई है, इसका मतलब इसका जो आंसर होगा इससे आधा होगा, 2 से डिवाइड कर दो इसको, बस इतना चेंज करना है। तो यहां पर ए की वैल्यू √2 और बी की वैल्यू -1 है। तो अब यहां पर देख लो जरा, इसको आगे कर देता हूं मैं, यहां देखिए, है ना, देखो तो इसमें फर्स्ट पार्ट में देखो क्या होगा, फर्स्ट पार्ट हेयर
a इज इक्वल टू √2 है और b इज इक्वल टू -1 है। b कितना है? -1 है। इसमें पुट कर दीजिए। तो इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई डी थीटा अपॉन a कितना था? √2 माइनस कॉस थीटा। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 पाई अपॉन अंडर रूट में √2 का स्क्वायर 2 और √2 का स्क्वायर 2 आएगा। a हमारा √2 है और b -1 यानी कि 2 - 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 पाई। यही था हमारा पहला पार्ट। देखिए a की वैल्यू √2 और b की वैल्यू -1 वहां पर पुट कर दी तो हमारा आंसर आ गया। उसमें हमें आधा करना है बस, ठीक है ना। तो a की वैल्यू √2 का स्क्वायर, देखो √2 का स्क्वायर 2 और -1 का स्क्वायर 1, तो यहां पर 2 - 1 2 पाई आ गया। ये हमारा फाइनल आंसर है। दूसरा हमारा है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, 0 से पाई डी थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा। तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन आंसर इससे आधा हो जाएगा। कितना आ जाएगा? पाई अपॉन अंडर रूट में 2 माइनस पाई अपॉन, इसका आधा हो जाएगा, इसका पाई अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ये हमारा यहां से फाइनली आंसर आएगा, ठीक है ना। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन आज का, यूजिंग कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन मेथड इवैल्यूएट। देखो इसमें और पिछले दो क्वेश्चन में क्या वेरिएशन है जरा ध्यान दीजिए। इसमें वेरिएशन ये है कि इसमें न्यूमरेटर में भी cos 2 थीटा आ रहा है। तो अगर न्यूमरेटर में cos 2 थीटा आ जाए तो फिर क्या करना है, तो मैं स्टार्टिंग के स्टेप आपको बता देता हूं, इसको मैं कन्वर्ट करा देता हूं, उसके बाद आप अपने आप कर लेना। देखिए जरा, तो यहां पर आपको करना क्या होगा, ध्यान से देखें। सबसे पहले हम इसको i के बराबर एज्यूम कर लेंगे। बिल्कुल सेम प्रोसीजर होगा, 0 से 2 पाई cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 5 + 4 cos थीटा एंड d थीटा। ये क्वेश्चन है, इसको मैंने i के बराबर मान लिया। अब सेम प्रोसीजर से चलेंगे। सबसे पहले पुट या लेट mod of z इक्वल टू 1, mod of z इक्वल टू 1 इज अ क्लोज कर्व, इज अ क्लोज्ड कर्व C, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है जरा ध्यान से देखो। नाउ अब हमें यहां डी थीटा के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, अब मैं यहां पर डायरेक्ट लिख रहा हूं डी थीटा के प्लेस पर आप पुट कर देंगे dz अपॉन आयोटा z। अच्छा cos थीटा के प्लेस पर आप पुट कर देंगे, कितना आता था हमारे पास, z स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2z। लेकिन अब प्रॉब्लम रह गई यहां पर cos 2 थीटा ऊपर भी आ रहा है, इसकी जगह क्या रखें। देखो रखने के लिए हम इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जब न्यूमरेटर में cos या साइन आए तो अब जरा ध्यान से देखना, न्यूमरेटर में जब आए तो क्या करना है, क्योंकि अभी तक न्यूमरेटर में नहीं था। न्यूमरेटर में अगर आ जाए तो क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखें। देखो आसान है, सबसे पहले हम एक फॉर्मूला लिखेंगे जो आप अच्छे से जानते हैं, e की पावर आयोटा थीटा, जिसका फॉर्मूला होता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये फॉर्मूला आप सब जानते हैं, ये e की पावर आयोटा थीटा। अच्छा इसी में अगर मैं ऐसे लिख दूं e की पावर आयोटा और 2 थीटा, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा। अगर यहां पर 2 थीटा तो यहां भी 2 थीटा आएगा। अब जरा ध्यान से देखो, हमें यहां पर cos 2 थीटा आ रहा है। अगर यहां पर आप ध्यान से देखें तो ये cos 2 थीटा क्या है, ये cos 2 थीटा है एक्चुअल में आपका रियल पार्ट, और ये कौन सा पार्ट है, ये है इमेजिनरी पार्ट। देखो इस तरह से हमने डिफरेंशियल इक्वेशन जब पढ़ा था तो वहां पर ये कॉन्सेप्ट यूज किया था। देखो cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा। देखो इसमें ये वाला जो पार्ट है ये हमारा है रियल पार्ट, और ये वाला जो पार्ट है ये है इमेजिनरी पार्ट, ठीक। ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट। तो अब आप ध्यान रखना, आपको क्या करना होगा, अगर न्यूमरेटर में cos आ जाए, चाहे वो cos थीटा हो या cos 2 थीटा हो या cos 3 थीटा हो, कुछ भी हो, अगर न्यूमरेटर में cos थीटा आएगा तो वहां पर ये पुट नहीं करेंगे। अगर न्यूमरेटर में cos थीटा आएगा तो आप यहां से चले,
cos 2 थीटा इज इक्वल टू, ये है क्या एक्चुअल में, cos 2 थीटा क्या है, रियल पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा थीटा, ये इसका रियल पार्ट है। अगर ऊपर sin 2 थीटा होता तो मैं लिखता इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा थीटा। अब ये जो सब्स्टिट्यूशन है ये हम अपने इंटीग्रेशन में कर देते हैं, तो देखो हमारा इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, आई इक्वल टू क्लोज कर्व सी, है ना, cos 2 थीटा की जगह क्या लिखेंगे, रियल पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा 2 थीटा डिवाइडेड बाय e की पावर आयोटा 2 थीटा डिवाइडेड बाय 5 प्लस 4, cos थीटा की जगह cos थीटा की वैल्यू जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2z, ये लिख देंगे, है ना, 1 प्लस 4 5 प्लस 4 cos थीटा। अब dz की वैल्यू पुट कर दीजिए, dz की वैल्यू है dz अपॉन आयोटा z, ये आ गया। बस इसको अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और आसान हमारे लिए क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहां पर हमारे पास आ गया आयोटा इज इक्वल टू, सॉरी आयोटा नहीं, आई इक्वल टू, अब देखो ये जो रियल पार्ट है ना, ये रियल आरपी को, रियल पार्ट को मैं लैंग्वेज जो है उसको, लैंग्वेज को हम बाहर लिखेंगे, तो रियल पार्ट ऑफ इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल सी, ऊपर बचेगा e की पावर आयोटा और 2 थीटा डिवाइडेड बाय, अब यहां जरा ध्यान देना, मैं इसका एलसीएम ले रहा हूं, मैं इसका क्या कर रहा हूं, एलसीएम ले रहा हूं। तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो पहले तो यहां से इस 2 से 4 को काट देते हैं 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 5z। अब जरा ध्यान से देखना, 5z प्लस 5z, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2z स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा, प्लस 2z स्क्वायर प्लस 2, ये आ गया। ऊपर हमारे पास dz और नीचे आयोटा z, और एलसीएम लिया था z, तो नीचे z आएगा, z आएगा, z आएगा। अब यहां से z को कैंसिल कर दो, ये z से z हो गया कैंसिल। तो अब जरा ध्यान देना, हमारे पास i कितना आ गया, i मेरे पास आ गया रियल पार्ट ऑफ, अब देखो इस आयोटा को मैं बाहर कर सकता हूं, तो 1 अपॉन आयोटा, ऊपर जरा ध्यान से देखेंगे, ये e की पावर आयोटा 2 थीटा लिखा हुआ, इसको ऐसे लिख सकते हैं, e की पावर आयोटा थीटा का होल स्क्वायर, बात तो एक ही है, ऐसे लिख सकते हैं। और e की पावर आयोटा थीटा होता है z, क्या होता है z, तो ये z का स्क्वायर, यानी कि ऊपर जो लिखा है उसको मैं लिख सकता हूं z स्क्वायर dz डिवाइडेड बाई 5z। अच्छा, इसको 5z को क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो 2z स्क्वायर प्लस 5z एंड प्लस 2, ये मेरे पास आ जाएगा। तो यहां तक मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आ गया होगा, है ना। और इसको थोड़ा सा सही करके लिखें, इसके फैक्टर करके लिख देते हैं, चलिए यहीं पर। तो रियल पार्ट ऑफ 1 अपॉन आयोटा क्लोज इंटीग्रल ओवर द कर्व सी जेड स्क्वायर डी जेड अपॉन में, इसके अगर आप फैक्टर करते हैं तो ये फैक्टर देखिए कितने आएंगे, इधर कर लेता हूं, 2z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 2, है ना। तो इसके फैक्टर आ जाएंगे 2z स्क्वायर प्लस 4z प्लस z प्लस 2, तो यहां से 2z कॉमन आ जाएगा, तो 2z कॉमन आएगा, तो ये z प्लस 2 और प्लस में 1 कॉमन आएगा, तो z प्लस 2, यानी कि 2z प्लस 1 और z प्लस 2 सेम आ रहे हैं जैसे पहले भी आए थे, z प्लस 2 और 2z प्लस 1, ये हमारे क्या आ जाएंगे, इसके फैक्टर आएंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको इसके बाद अप्लाई करना है कॉची रेजिड्यू थ्योरम। अब जरा ध्यान देना, ये हमारे पास यहां तक तो आ गया, और यहां पर जो C है वो क्या है, वेयर C क्या है, C इज अ सर्कल जिसका रेडियस कितना है, 1 है। अब यहां देखिए, नाउ बाय कॉची रेजिड्यू थ्योरम, अब क्या लिखेंगे हम, बाय कॉची रेजिड्यू थ्योरम। अब यहां पर अगर मैं कॉची रेजिड्यू थ्योरम का यूज करता हूं, बाय कॉची रेजिड्यू थ्योरम, जरा ध्यान से देखें, तो कॉची रेजिड्यू थ्योरम जैसे आप लगाएंगे आपके पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रल I इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ 1 अपॉन आयोटा। जरा ध्यान से देखो, ये जो इतना पार्ट है ये इंटीग्रेशन है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, इसमें हम रेजिड्यू थ्योरम लगा सकते हैं। और बाय रेजिड्यू थ्योरम
रेजिड्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग कितनी वैल्यू आएगी इसकी, जरा देखो 2 पाई आयोटा ब्रैकेट में सम ऑफ रेजिड्यू, सम ऑफ रेजिड्यू, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। ना अब आपको क्या करना है, देखो इसमें से जो ये वाला पार्ट है ये मेरा एफ जेड, क्या है ये एफ जेड, वेयर एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन जेड प्लस 2 और 2z+1। अब आपको क्या करना है, इसको जीरो पुट करना है डिनोमिनेटर को, और यहां से इसके पोल फाइंड करने हैं। जब पोल आपके पास आ जाएंगे तो आपको यह देखना है कि कौन सा पोल रीजन के अंदर लाई कर रहा है। एक ही पोल लाई करेगा माइनस का 1/2, उस पोल पे आपको रेजिड्यू निकालना है और रेजिड्यू को उठा के यहां रख देना, आपका फाइनल आंसर इसका आ जाएगा। तो बहुत ही आसानी के साथ इसके आंसर को आप इवेल्युएट कर सकते हैं। इसका जो फाइनल आंसर आएगा मैं यहां पर लिख देता हूं, इसका फाइनल आंसर आएगा, जो आई की वैल्यू आएगी आपकी फाइनली, चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे इसका आंसर लिख देता हूं। तो यहां पर 0 से 2 पाई cos 2 थीटा अपॉन कितना था नीचे, cos 2 थीटा अपॉन 5 + 4 cos थीटा। देखिए 5 + 4 cos थीटा एंड डी थीटा, इसका आंसर आएगा π/6। कितना आ जाएगा, π/6। तो आप एक बार अपने आप आगे ट्राई करें। अब मेरे ख्याल से अब कुछ बचा नहीं, सिर्फ पोल निकालने हैं, पोल निकालने आपको अच्छे से आते हैं, फैक्टर हो चुके हैं, बस पोल निकालेंगे, इसका आंसर π/6 आ जाएगा यहां से। ठीक है, तो इसको डिनोमिनेटर को जीरो पुट करो, इसके पोल निकालो, पोल पे रेजिड्यू निकालो, रेजिड्यू निकालने के बाद यहां पुट कर दो, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अब यहां पर देखो इसमें कुछ जो हमारे डीपीपी है, इसमें मैंने थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन दिए हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट है, तो इसमें सारे वेरिएशन आ गए, सारे वेरिएशन आ गए। आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करें, अगर नहीं होते हैं तो मैं इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो आपको दूंगा ही, उसके बाद भी अगर कोई डाउट आता है तो मैं आपको इसके, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से बड़े बड़े, तो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो अलग से बना दूंगा। अगर आपको कोई डाउट आता है, किसी को कोई डाउट आता है, तो इनमें से अगर किसी क्वेश्चन पे डाउट आता है तो उसके लिए अलग से वीडियो आपको बना के ऐप में आपको दे देंगे। ठीक है ना, बाकी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप ट्राई करें। तो क्वेश्चन में कुछ भी वेरिएशन नहीं है, करना सब ऐसे ही है, बस थोड़ा सा समय लगेगा करने में, और जब आप कॉपी पे करेंगे आपको बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहां से इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ चुका है। और इसमें भी देखो, इसमें भी बहुत सारे वेरिएशन हो सकते हैं। अगर यही 0 से पाई हो जाए तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा π/12। अगर ये -π से पाई हो जाए तो π/6 ही आएगा फिर से। तो इस तरह से एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, और यहां पर वेरिएशन हो सकते हैं, कॉस की जगह साइन हो सकता है, साइन की जगह कॉस हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखो, इसमें 4-5 टाइप के क्वेश्चन है, 3 मैंने आपको करा दिए, और इसमें वेरिएशन क्या हो सकते हैं, वही हो सकते हैं कॉस की जगह साइन आ जाएगा, ये आपके वेरिएशन आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। तो यहां पर हमारा जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, क्योंकि अब आपके एग्जाम बहुत जल्द आने वाले हैं, और मैं अब आपको रिवीजन कराऊंगा 1 शॉट रिवीजन के थ्रू। ठीक है ना, तो अब जो हमारी वीडियो आएंगे 1 शॉट रिवीजन आएगा, यानी कि एक ही यूनिट का एक ही वीडियो आएगी, जिसमें पूरी यूनिट का मैं आपको क्या कराऊंगा, रिवीजन कराऊंगा। लेकिन उससे पहले आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें। ओके, थैंक यू सो मच।